चलिए भाई, आज हम शुरू करने वाले हैं वाटर। तो मेजर पार्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वाटर, यानी जितने भी मेजर पार्ट होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो सब वाटर से बने होते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हम देखें तो 65% वाटर होता है। अगर हम कुछ प्लांट्स की बात करें तो उनके अंदर 95% तक वाटर होता है। आप समझ रहे बात को। और वाटर जो होता है वो ग्रेट इंपॉर्टेंस रखता है फॉर सॉल्युबिलिटी, यानी कि एज अ सॉल्वेंट काफी सारे सॉल्ट्स को सॉल्युबल कर लेता है। लेकिन जब वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अर्थ क्रस्ट पर इक्वल नहीं होता। ठीक, अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम वाटर की, तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो फर्स्ट आता है कलरलेस और टेस्टलेस। जी हाँ दोस्तों, कैसा होता है ये, कलरलेस और टेस्टलेस। लेकिन सॉलिड और लिक्विड फेज में इसमें एक यूनिक एबिलिटी होती है जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी चेंज कर लेता है अपने ग्रुप के दूसरे मेंबर से, लाइक H2S और H2SE से। ये कुछ प्रॉपर्टियां डिफरेंट रखेगा, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा इसका। यस, हाइड्रोजन सल्फाइड और H2TE से फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होगा, हीट ऑफ फ्यूजन भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर इन कंपेरिजन टू हम अदर लिक्विड की बात करें, जी हाँ दोस्तों, अदर लिक्विड, उनके कंपेरिजन में अगर हम बात करेंगे तो स्पेसिफिक हीट इसकी ज्यादा होगी, थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी वाटर की, सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो प्रॉपर्टी होती है जिससे कि सॉल्युबल करता है वाटर। याद है, आयनिक कंपाउंड्स को सॉल्युबल कर लेता है। अब बात आती है यहां पर कंपैरिजन बिटवीन हैवी वाटर एंड वाटर। अगर आपसे कभी भी कंपैरिजन पूछा जाए तो एक लाइन में आपको आंसर देना है। यहां पर अगर आपसे D2O लिख दे और यहां आपका H2O लिख दे तो आपको सिर्फ ये बोलना है ज्यादा। चाहे मैं कुछ भी पूछूं, जैसे मैंने बोला मास किसका ज्यादा, D2O का ज्यादा। मैंने बोला मेल्टिंग पॉइंट किसका, D2O का ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट किसका, D2O का ज्यादा। हीट ऑफ फॉर्मेशन, D2O का ज्यादा। समझ रहे बात को आप। हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसका ज्यादा, डेंसिटी इसका ज्यादा, टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी पर केल्विन D2O का ज्यादा, विस्कोसिटी D2O का ज्यादा। क्लियर, कुछ भी पूछे D2O का ज्यादा। एक लाइन बस इंपॉर्टेंट है और वो लाइन है आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास आता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो वाटर का ज्यादा होगा, बाकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टियां इसी की ज्यादा होंगी। तो इसलिए कभी कोई दिक्कत नहीं आएंगी। क्लियर है सबको। तो इसमें कभी भी कोई कंपैरिजन, अब जैसे मैंने इतनी सारी लाइनें बोली ना, तो ये सारी लाइनें कोई याद नहीं करनी है आपको। बस एक लाइन में लिखना है कि फिजिकल प्रॉपर्टी जितनी होगी वो D2O की ज्यादा होगी और बस एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का ज्यादा होगा। बस क्लियर सबको। बहुत आसान चीज है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। अब वाटर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वाटर के स्ट्रक्चर की बात हमें सबको पता है। ये H2O होता है और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें ये लोन पेयर होता है। हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालोगे तो sp3 होगा, ये बेंट स्ट्रक्चर होगा, प्लेनर होगा, म्यू इसका नॉट 0 होगा, पोलर होगा और इसका एंगल 104.5 होगा। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब जो इंपॉर्टेंट बात होती है ये आपका वाटर वेपर फेज में सिंगल मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, इसकी आइस की, तो आइस जो होता है वो भी दो स्ट्रक्चर रखेगा। ध्यान से सुनना, ये पॉइंट पूछ लेता है जेईई मेंस में। अगर हम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करें तो हेक्सागोनल फॉर्म में पाया जाएगा आइस। क्रिस्टलाइन होता है आइस, क्रिस्टलाइन फॉर्म रहेगी इसकी हेक्सागोनल फॉर्म। लेकिन एट लो टेम्परेचर अगर बात करेंगे तो कंडेंस हो जाता है और क्यूबिक फॉर्म में पाया जाता है। तो अंडरलाइन कर लेंगे इसको अच्छे से दिमाग के अंदर कि आइस क्रिस्टलाइन होता है, हेक्सागोनल फॉर्म में पाया जाता है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या करेंगे कंडेंस फॉर्म में आ जाएगा एट लो टेम्परेचर और क्यूबिक फॉर्म में पाया जाएगा। अब जो आइस की बात करते हैं अपन, तो आइस के अंदर स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो आइस की स्ट्रक्चर देखने पर हमें पता लगता है कि जो आइस है वो स्ट्रक्चर ऐसे रखेगा। तो जो ऑक्सीजन होगी वो टेट्राहेड्रली सराउंडेड होगी। क्या होगी, टेट्राहेड्रली सराउंडेड होगी। जी हाँ दोस्तों, कि ईच ऑक्सीजन इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय और ईच हाइड्रोजन इज सराउंडेड बाय 2 ऑक्सीजन और ईच ऑक्सीजन सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन से आपके सराउंडेड होगी और 4 हाइड्रोजन सराउंडेड होगी तो 276
पिकोमीटर डिस्टेंस होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, 276 पिकोमीटर। तो ये बात आपकी आएगी किसके अंदर, आइस के अंदर। और आइस के अंदर आप सबको पता है कि H बॉन्डिंग होने की वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, डेंसिटी घट जाती है, इसलिए आइस फ्लोट करती है। लेकिन अगर हैवी वाटर का आइस होगा तो हैवी वाटर का आइस नॉर्मल वाटर में डूब जाएगा क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है। दोबारा सुनना, हैवी वाटर का आइस होगा तो वो डूब जाएगा वाटर के अंदर, नॉर्मल वाटर का आइस नहीं डूबेगा, हैवी वाटर का डूब जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, ठीक है। अब बात आती है जो आइस है, उस आइस के अंदर आपको पता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट और यूनिक एबिलिटी है कि अगर आइस फ्लोट नहीं करेगी तो वो एक, बोलो क्या करेगी, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह बिहेव करेगी। और प्रोटेक्टिव लेयर की तरह बिहेव करेगी तो जो कोल्ड होता है या माइनस में टेम्परेचर जब चला जाता है तो नीचे जो एक्वेटिक लाइफ है उस एक्वेटिक लाइफ को प्रोटेक्ट करती है। बाहर का जो टेम्परेचर माइनस में हुआ था वो अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है उनके ऊपर नहीं जाता, इसलिए वो जिंदा रह पाती है एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, ठीक है, आइस की जो प्रॉपर्टी है उससे हमें ये पता चल गया कि जिंदा रहती है। अब एक सवाल पूछा जाता है यार कि कॉपर सल्फेट .5H2O के अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो आपको पता है इस कॉपर सल्फेट को हम ऐसे भी लिखते हैं CuH2O होल 4 SO4.H2O। तो जब आप इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर जब बात करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये ये तो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर तो एक ही दिख रहा है ये, बाकी 4 कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। दोबारा बोलना, क्या बोला मैंने, हाइड्रोजन बॉन्डेड तो आपको एक ही दिखाई दे रहा है ये वाला, और बाकी कौन से हैं, बाकी तो ये 4 कोऑर्डिनेटेड है। तो ये आपके जेई में सवाल आ भी चुका था कि हाउ मेनी जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स तो 4 बोल रहे हैं और हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल कितना बोलना है, 1, ठीक है। और इसकी खास बात बता देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा। कॉपर सल्फेट के अंदर पहला आयनिक बॉन्ड भी होता है, देखो ये +2 है और ये आपका आयन कैटायन एनायन। दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड भी है ही सही, और तीसरा कोवेलेंट बॉन्ड के साथ साथ अपन ने क्या कहा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। कोऑर्डिनेट के साथ साथ अपने क्या कहा, H बॉन्डिंग भी है। और इसका कलर जो होता है ब्लू कलर होता है, और ब्लू कलर के अलावा इसका एक नाम होता है ब्लू विट्रियोल। क्या होता है, ब्लू विट्रियोल। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी इससे रिलेटेड आ जाएगी। अब बात आती है हार्डनेस की। तो वाटर के हार्डनेस की अगर हम बात करते हैं तो हार्डनेस की जो हार्डनेस की जब हम बात करते हैं तो जो हार्डनेस है वो कैसे होती है वो देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। जब हमारा रेनी वाटर आता है ना तो रेनी वाटर प्योर होता है, उसमें सिर्फ कुछ गैसेज आपके डिजोल्व होती हैं, तो वो रेनी वाटर प्योर होता है। और जब वो नीचे अर्थ क्रस्ट पे गिरता है तो उसमें काफी सारे सॉल्ट्स जो है वो डिजोल्व हो जाते हैं। अब काफी सारे सॉल्ट्स जब उसमें डिजोल्व हो जाएंगे तो काफी सारे सॉल्ट्स जब डिजोल्व हो जाएंगे दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर। और अगर वो सॉल्ट में कैल्शियम, ध्यान सुनना मैं लिख रहा हूं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट, अगर ये आयन आ जाते हैं तो ऐसे वाटर को हार्ड वाटर कहा जाता है। हार्ड वाटर का मतलब पत्थर वाला वाटर नहीं होता कि पत्थर फेंक रहे हैं ऐसे, नहीं नहीं नहीं। हार्ड वाटर का एक मीनिंग होता है ऐसा वाटर जिसमें साबुन झाग नहीं देता, यानी कि सोप लेदर फॉर्म नहीं करता है किसके अंदर, बोलो पानी में। तो ऐसे पानी को क्या कहा जाता है, हैवी वाटर। और हैवी वाटर के रीजन होते हैं कि कैल्शियम, मैग्नीशियम के, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और आपका सल्फेट इसमें पाया जाता है। तो आपके क्या होती है, हार्डनेस, ठीक। अब क्या होता क्या है इसमें, देखो जो साबुन होता है ना उसका फॉर्मूला होता है C17H35Na, इसको बोलते हैं सोडियम स्टीरिएट। तो अगर कभी वाटर के अंदर आपका इस तरह के ये कैटायन पाए जाते हैं तो ये कैटायन क्या करते हैं, इससे रिएक्ट कर लेते हैं और सोडियम को रिप्लेस कर देते हैं। तो जब ये रिप्लेस कर देंगे तो क्या बनेगा, ये MC17H35COO2।
प्लस ये क्या फ्री हो गया यहाँ Na+। अब आप देखो ये जो बन जाता है तो इसके बनने की वजह से साबुन झाग नहीं दे पाता, तो ये साबुन झाग नहीं दे पाता, इसलिए इसे क्या कहा जाता है हमारा, बोलो, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के अंदर आपका लॉन्ड्री पर्पज से भी यूज नहीं कर सकते आप, और ये बॉयलर पर जम जाता है, बॉयलर पर जमने से बॉयलर खराब हो सकते हैं, तो इसलिए हार्ड वाटर को कभी भी लॉन्ड्री पर्पज से तो यस किया नहीं जाता, प्लस बॉयलर में भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बॉयलर में यूज करेंगे तो बॉयलर जो है वो बॉयलर में जम जाएगा, ये सॉल्टी नेचर इसका, ठीक है, ये Na+ रिलीज कर रहा है ना बार बार, तो यहाँ पर आपका नुकसान होना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको यूज नहीं किया जाता। अब जो हार्डनेस की बात कर रहे हैं अपन, वो हार्डनेस भी दो तरह की होती है। पहली टेम्परेरी, और दूसरी परमानेंट। टेम्परेरी हार्डनेस होती है ड्यू टू कैल्शियम, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से, और परमानेंट हार्डनेस होती है कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2 एंड क्लोराइड और सल्फेट की वजह से, ठीक है। अब टेम्परेरी हार्डनेस जो है उसको हटाने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है बॉइलिंग और दूसरा होता है आपका क्लार्क्स मेथड। एक होता है आपका बॉइलिंग, दूसरा क्लार्क मेथड। इसके अंदर बहुत सारे मेथड हैं, जैसे इसके अंदर तो आपका है पहला बॉइलिंग विथ या फ्रॉम Na2CO3 पहला, दूसरा होता है इसके अंदर कैलगोन मेथड, फिर होता है परम्यूटेड मेथड, और परम्यूटेड मेथड का एक नाम और होता है जियोलाइट मेथड, और एक होता है आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। ये सारे हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो दोबारा से बताएंगे, हार्डनेस कितने टाइप की होगी, दो, पहली टेम्परेरी हार्डनेस, दूसरी परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस फिर से दिमाग में बिठाना, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, और परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। अब इसके अंदर हम आ रहे हैं पहला वो है टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस में पहला आ रहा है बॉइलिंग से। तो टेम्परेरी हार्डनेस आपकी बॉइलिंग से आ रही है, तो बॉइलिंग क्या करनी है, बहुत आसान है कि जैसे आपके पास हार्ड वाटर है, अब हार्डनेस जो होती है वो होती है कैल्शियम बाइकार्बोनेट से और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से। तो आप क्या करोगे, इस हार्ड वाटर को बॉईल कर दोगे। आपको सबको पता है बॉईल करेंगे तो टेम्परेचर देंगे तो बाइकार्बोनेट टूटेगा। बाइकार्बोनेट किस में टूटता है, CaCO3, और CaCO3 का क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। CaCO3 का क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, हाँ या ना। इसी तरह से जब इसको हीट करेंगे तो यहां बनता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, CO2 उड़ जाएगा, वाटर बन जाएगा। यहां पर आपका ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, ठीक। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है कि आपको डाउट क्या आएगा पता है, आपको डाउट ये आ रहा है कि सर इसको हीट करेंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनना चाहिए था, बिल्कुल बनना चाहिए था। नोट, यहां पर क्या होता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देखो कार्बोनेट को हीट करने पर हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट दोनों बनते हैं, लेकिन कार्बोनेट का Ksp हमेशा क्या होता है, कम, इसलिए कार्बोनेट के पीपीटी दिखते थे। लेकिन मैग्नीशियम के केस में मैग्नीशियम कार्बोनेट का Ksp होता है ज्यादा और हाइड्रोक्साइड का Ksp होता है कम, इसलिए हाइड्रोक्साइड के पीपीटी दिख जाते हैं। तो आप अगर यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे तो यहाँ देखना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है ये। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्यों बन रहा है, क्योंकि Ksp ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कम,
किससे? KSP ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट से। ठीक है, तो इसका KSP अगर ज्यादा होगा तो ये सॉल्युबल रहेगा, इसका KSP कम है तो इसका PPT दिखाई देगा, इसलिए इसके कार्बोनेट में हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट दिखाई देता है। तो एनसीईआरटी में एक जगह बस हल्का सा क्या लिखा हुआ है, उसने क्या लिख दिया कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का KSP हाई होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट से, इसलिए मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है, सॉरी इसलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये लाइन में आपके जो हाई लिखा उसको हटा के लो लिख देना बस। ठीक है, तो अब ये PPT बन गए, इनको फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर करके हटा लेंगे तो क्या होगा, आपके हार्डनेस हट गई, क्योंकि बाइकार्बोनेट का हटना था बस। दूसरा आता आपका क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड की बात करें तो इसमें क्या होता है, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ, दोबारा बोलना, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम डालते हैं भाई इसमें, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। ठीक है, इसी तरह से MgCO3 में भी ये ऐड कर दिया। अब जैसे ही ऐड करेंगे आप तो क्या होगा, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और बाइकार्बोनेट है, क्योंकि हम टेम्परेरी हार्डनेस की बात कर रहे हैं अभी ये। तो जब टेम्परेरी हार्डनेस की बात करेंगे तो कैल्शियम इसके साथ रिएक्ट करेगा H+ के साथ, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, तो ये तो वाटर बना देगा और ये कैल्शियम इस कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो यहां बन जाएगा आपका CaCO3 प्लस वाटर। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कैल्शियम तो इससे रिएक्ट करेगा, तो CaCO3 प्लस MgCO3 MgOH होल ट्वाइस प्लस H2, ये भी PPT आ गया, ये भी PPT आ गया, ये भी PPT आ गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गए, फिल्टर कर लिया, हटा दिए, प्रेसिपिटेट हट जाएंगे ना फिल्टर करेंगे तो आपके पास बाइकार्बोनेट हट गया। बाइकार्बोनेट अगर हट गया तो टेम्परेरी हार्डनेस हट गई। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस दिमाग में क्या बिठाना है, क्लार्क से परमानेंट हटाते हैं या टेम्परेरी, तो आप आंसर दोगे टेम्परेरी, पहला। दूसरा पूछेगा क्लार्क मेथड में रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा, तो दिमाग ज्यादा लगाना भी नहीं, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। अगला आता है आपका परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस किससे हटाते हैं बताओ? परमानेंट हार्डनेस की बात जो मैंने की थी वो किससे हटाते हैं बताओ? Na2CO3 से। पहला तो अब सोचो Na2CO3 डाल देंगे तो क्या होगा, ठीक है, इसका एक नाम भी होता है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा मेथड से डालेंगे तो आपको पता है क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट, इसकी जगह में डायरेक्ट M सल्फेट लेते हैं। अगर ये Na2CO3 डालेगा तो ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और M क्या बन जाएगा, CO3 प्लस Na2SO4। ये आपका प्रेसिपिटेट बन गया। देखो ध्यान से, बना नहीं बना? अगर यहाँ MCl2 होता तो MCl2 से रिएक्शन हो जाती, और MCl2 से रिएक्शन हो जाती तो MCl2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता वापस, वही MCO3। जैसे MCl2 ले लो तो यहां बन जाएगा आपका M, ये भी हट जाएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट से। तो कैटायन हट गया, कैटायन अगर हट गया तो आपके क्या आ गई, हार्डनेस हट गई। तो ये किससे हटाया अपन ने, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के बाद अगला जो आता है, दूसरा आता है कैलगोन मेथड। कैलगोन मेथड में इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना, कैलगोन यूज किया जाता है और कैलगोन का फॉर्मूला होता है Na6P6O18। कैलगोन का फॉर्मूला बताओ क्या है, Na2P6O18। तो कैलगोन का फॉर्मूला होता है Na6P6O18 कैलगोन। इसका नाम होता है साइक्लिक हेक्सा मेटा फॉस्फेट। ये होता है साइक्लिक हेक्सा मेटा फॉस्फेट। इसकी स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो एक सवाल पूछता है कि क्या साइक्लिक मेटा फॉस्फेट भी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है क्या?
तो आप क्या बोलोगे, यस साइक्लिक मेटाफॉस्फेट भी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए काम में लिया जाता है। तो इसको लिखते कैसे हैं, देखो Na2 Na4 P6O18, ठीक है। इसकी रिएक्शन करा दो MCl2 से, तो यहाँ पर M आ जाएगा और आपका ये बन जाएगा वापस Na4 P6O18, ठीक है। और ये आ जाएगा साइड में M के बाद NaCl। तो आप देख सकते हो ये आपका हट जाएगा, हटते आपके हार्डनेस हट जाएगी। तो यहाँ पर आपका कैलगोन से भी आप रिमूव कर सकते हो हार्डनेस ऑफ वाटर को। तो कैलगोन का एक तो फॉर्मूला पूछेगा कि कैलगोन क्या होता है, तो Na6P6O18। दूसरा उसका नाम पूछेगा तो नाम, और तीसरा क्या साइक्लिक मेटाफॉस्फेट का इस्तेमाल करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में, आप बोलोगे हाँ, ठीक। अगला इसके बाद आता है आपका जियोलाइट मेथड। और जियोलाइट मेथड का एक नाम मैंने और क्या बताया था अभी, परम्यूटेड मेथड। अब इसके अंदर जो जियोलाइट लिया जाता है वो होता है Na2L2Si2O8.XH2O। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, Na2.L2O3.2SiO2.XH2O। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, Na2Al2Si2O8.XH2O, ठीक है। अब फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम जियोलाइट को Z से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सोडियम जियोलाइट, ठीक है। अब कुछ नहीं करना आपको यार, आपने सोडियम जियोलाइट को डाल दिया अंदर, अब हार्ड वाटर था उसमें आपका ये NaZ गया। अब मान लीजिए MCl2 है, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये M इस Z से रिएक्ट कर जाएगा प्लस ये Na से रिएक्ट कर जाएगा, ये आपका पीपीटी बन गया, हटा दिया इसको और फ्री हो गया ये आपका, ठीक। अब थोड़ी देर बाद जब ये पूरा का पूरा, ठीक है, एग्जॉस्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा मतलब कि खत्म होना शुरू हो जाएगा, तो फिर वापस से हम सोडियम जियोलाइट को रिकवर करते हैं। तो इसको रिकवर करने के लिए रिएक्शन बता रहा हूं मैं, जब ये एग्जॉस्ट हो जाता है पूरी तरह से तब इसको रिकवर करते हैं, रीजनरेट करते हैं। और रीजनरेट करने के लिए इसकी रिएक्शन वापस NaCl से करा देते हैं। अब NaCl इसको अलग से कर रहे हैं, लेकिन वहां नहीं कर रहे, पानी साफ हो चुका, पानी साफ होने के बाद ये पीपीटी आ चुका, पीपीटी को दूसरे कंटेनर में डाल दिया, वहां पर इसके बाद NaCl से ट्रीट कराया, तो ये वापस MCl2 बन जाएगा, साथ में क्या बनेगा NaCl, ये NaZ, इस NaZ को उठा दिया और वापस यहाँ डाल दिया। ये Z कोई Z नहीं है, Z जियोलाइट है, ये फॉर्मूला है, यहाँ से सिर्फ Na लिखा हुआ है, बाकी सारे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम Z लिखते हैं, ठीक है। तो इसको आपका कहा जाता है परम्यूटेड या जियोलाइट। इसके बाद अगला आता है आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड, सबसे ज्यादा एफिशिएंट मेथड है ये। क्या बोला जल्दी बताओ, सबसे ज्यादा एफिशिएंट मेथड है ये, सबसे ज्यादा एफिशिएंट मेथड है ये आयन एक्सचेंज मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं, दो चैम्बर होते हैं, एक चैम्बर ये और एक चैम्बर ये। जो एक चैम्बर ये है वो होता है आपका कैटायन एक्सचेंजर, और जो दूसरा चैम्बर होता है वो होता है एनायन एक्सचेंजर। तो एक होता है कैटायन एक्सचेंजर, एक होता है एनायन एक्सचेंजर। तो कैटायन एक्सचेंजर एनायन एक्सचेंजर में होता क्या है कि सबसे पहले जो कैटायन एक्सचेंजर है उसके अंदर एक रेजिन भरा होता है, और वो रेजिन होता है RSO3H, ठीक है, ये कैटायन एक्सचेंजर में भरा होता है। अब इसकी रिएक्शन करा दी जाती है NaCl से, तो जिससे क्या बन जाता है ये RSO3Na, ठीक है, और H+ फ्री हो जाता है यहाँ से ये, ठीक। अब ये जो रेजिन है इसको पूरे को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको पूरे को रिप्लेस करके रेजिन को, ये मतलब ऐसा मत समझना एल्काइल ग्रुप है, ये SO3 है, ये H है, नहीं नहीं नहीं, ये पूरे रेजिन का एक फॉर्मूला है, ये एक ऑर्गेनिक का बहुत बड़ा कंपाउंड होता है, ठीक है। यहाँ पर हम इसे RNA भी लिख सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। और जब इसकी रिएक्शन MCl2 से कराएंगे तो ये क्या करेगा, या M से कराएंगे तो ये रिप्लेस कर देगा, इसको रिप्लेस कर देगा यहाँ पर, और ये बन जाएगा R2M प्लस, क्या निकल गया बाहर यहाँ से Na+। अब इस पूरे के पूरे पानी को, और यहाँ पर एक चीज और निकली थी,
H+, क्योंकि HCl निकलेगा तो H+ निकलेगा। अभी पूरा का पूरा पानी जो है एनायन एक्सचेंजर में डाल देते हैं। अब एनायन एक्सचेंजर जो होता है उसके अंदर भी क्या होता है, RNH3, ठीक है, OH माइनस होता है, उसकी रिएक्शन इस X माइनस से कराते हैं, X माइनस मतलब हेलोजन से, तो रिएक्ट करके ये बनाता अपना X माइनस। अब ये जो आपका रेजिन है, ये RNH3 रेजिन, इसकी रिएक्शन किससे होती है, जो हमारा Cl माइनस है, लाइक ये हेलोजन में दूसरा है, कोई भी आयन हो सकता है, लाइक, है ना, हाँ ठीक है, ये आपका कोई भी कैटायन के साथ एनायन हो सकता है, इसलिए Na+ ही लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, Cl नहीं लिखते हैं। तो ये Cl के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि Cl की वजह से हार्डनेस है, तो यहाँ बन जाएगा ये RNH3Cl प्लस, क्या बाहर निकल गया, ये X नहीं था ना, OH था, ये बाहर क्या निकल गया, OH माइनस। अब ये H, ये किस में निकला, एनायन एक्सचेंजर में, तो ये H+ और OH माइनस रिएक्ट करके क्या बन गए, न्यूट्रल। तो ये बेस्ट मेथड हुआ, क्यों, अच्छा कैटायन एक्सचेंजर में भी अगर आप देखेंगे तो आपकी हार्डनेस तो रिमूव हो चुकी है, ये रिएक्शन है कैटायन एक्सचेंजर की, और ये रिएक्शन है एनायन एक्सचेंजर की। क्या बोला जल्दी बताओ, ये रिएक्शन है कैटायन एक्सचेंजर, ये रिएक्शन है एनायन एक्सचेंजर। आराम से समझे, दोबारा टेंशन मतलब, वापस रिलैक्स। दो चैम्बर है, एक ये, रिलैक्स, फील कर लिया। एक चैम्बर में एक रेजिन भरा है, दूसरे चैम्बर में दूसरा रेजिन भरा है। रेजिन क्या होता है पहले ये समझते हैं, बहुत बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो आपको डाउट आएगा, आर एल्काइल ग्रुप नहीं है, क्लियर हो गया। ये रेजिन भरा होता है उसमें कैटायन एक्सचेंजर में, उस रेजिन में डालते हैं पहले Na+, जिससे कि वो H हटा करके आपका ये रेजिन बना देता है। अब इस रेजिन के अंदर हार्ड वाटर को डाल दिया, जैसे ही हार्ड वाटर डालेंगे तो कैल्शियम +2 मैग्नीशियम +2 कैटायन होंगे, वो कैटायन आ गए, वो कैटायन इससे रिएक्ट करके रिप्लेस करते हैं, इसे ये बना देते हैं और Na+ फ्री हो जाता है, ये हट गया, हार्डनेस हट चुकी है। लेकिन इस वाटर में अभी भी H+ है, तो ये एसिडिक रहता है कैटायन एक्सचेंजर का वाटर अभी भी। तो जब आप इस कैटायन एक्सचेंजर के वाटर को एनायन एक्सचेंजर में डालोगे तो अभी क्या क्या जा रहा है उसके साथ, H+ भी जा रहा है, Na+ भी जा रहा है, ठीक है, समझ रहे बात को आप। अब एनायन एक्सचेंजर में जब गया और हार्ड वाटर का एनायन भी जा रहा है, क्योंकि कैटायन अभी रिप्लेस किया है आपने, लाइक Cl- सल्फेट। अब वो एनायन एक्सचेंजर में गए ऐसे, तो एनायन एक्सचेंजर में अब क्या है, Cl- और सल्फेट अभी भी हैं, तो वहां एक रेजिन पड़ा होता है ये वाला, इस रेजिन में पहले से X- हटा डाल करके आपका ये बना लेते हैं, यहाँ गड़बड़ होगी ना, ये बना लेते हैं X और OH- ये फ्री हो जाता है, फिर ये X से Cl रिएक्ट करता है यहाँ पर, और ये आपका Cl- आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ध्यान से देखने पर अब आपका क्या दिख रहा है, ये आपका एक्सचेंजर है, ये एक्सचेंजर जो है इससे आपका Cl- या सल्फेट आयन जो है वो एक्सचेंज करता है रिएक्शन, और रिएक्शन एक्सचेंज करके आपके Cl- X आएगा ना, ये फ्री कर देता है, ठीक। तो अब बात देखो आपकी, यहां पर आपका ये H+ बचा और ये आपका OH- बचा, क्या बोला जल्दी बताओ, ये आपका H+ बचा और OH- बना, तो ये आपका H+ गया था उसमें एनायन वाले में, तो OH- फ्री हो गया, वो H+ OH- से रिएक्ट कर गया और रिएक्ट करके क्या बना दिया, वाटर, तो वाटर आपका न्यूट्रल हो गया। तो दिस मेथड इज बेस्ट, ड्रिंकिंग के भी काम आ सकता है अब ये, क्योंकि न्यूट्रल हो गया, इसमें एसिडिक बिहेवियर नहीं बचा, तो ये परमिटेड से भी अच्छा मेथड होता है, ठीक। तो ये आपकी हार्डनेस समाप्त।